Friends, today we will discuss organic chemistry of class 11th, and in this chapter I will bring you the crux of NCERT. I will be explaining line by line concept of NCERT so that you guys feel easier while you will reading that textbook. I'll not going depth in every concept. Obviously, wherever required, I will be covering all the aspect of that particular concept, but I am just explaining the crux of the NCERT so that it is very feasible and optimal for you guys to understand it, because we have to cover this chapter from exam point of view, and we will not waste our time in studying xyz things which is not required essentially from board's perspective. Yes, you can deep down in the concept when you are studying for your JEE and NEET. There is a different scenario for that, but from board point of view we will discuss only the NCERT textbook suggest us. So let's begin. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th में आपने जो पढ़ना है वो क्लास 10th का एक्सटेंडेड वर्जन शुरू के कुछ कॉन्सेप्ट्स तक है, और उसके बाद आपको नई नई चीज़ों का सामना करना पड़ेगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इजी भी है. हम यहाँ पे मोस्टली हाइड्रोकार्बन से डील करेंगे. कार्बन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स होंगे कार्बन से रिलेटेड, हम सारे उन कंपाउंड्स को भी स्टडी करेंगे, राइट. और उसके बाद हम आगे बहुत सारे रिएक्शंस को भी देखेंगे. ऑब्वियसली वो रिएक्शंस हमारे सिलेबस में नहीं है, बट आप उस रिएक्शंस को टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, ठीक है. और वो रिएक्शन जो है क्लास 12 में बहुत ज़्यादा काम आती है कन्वर्जन एंड ऑल में. तो क्या होगा कन्वर्जन, मतलब कि एक टाइप से, जैसे आपने पढ़ा होगा, सपोज करो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से हमें कीटोन बनाना है, हमें कुछ और बनाना है, हम उस चीज़ों में इसको डिस्कस करेंगे. तो इसी के साथ स्लाइड को शुरू करते हैं. लेट्स बिगिन. सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को. क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? यार एक बात बताओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री तो होगा ही होगा, क्योंकि केमिस्ट्री का ही पार्ट है. अब केमिस्ट्री के कई पार्ट होते हैं ना, आपने समझा होगा. केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के पार्ट में इनऑर्गेनिक भी आता है, ऑर्गेनिक भी आता है, फिजिकल केमिस्ट्री भी आती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं. जैसे आपका मेटल नॉन मेटल हो गया, वो इनऑर्गेनिक का आता है, अंदर आता है. खैर, टॉपिक पे आते हैं वापस से. तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाती है तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री का ब्रांच है जो कि किससे डील्स करता है? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव, राइट. तो हाइड्रोकार्बन और उसके जितने भी डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव मतलब उससे इवॉल्व हुए जितने भी कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रोकार्बन से कहीं ना कहीं इंटरलिंक है, तो उन सभी चीज़ों को आप पढ़ोगे. हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान देना, राइट. हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को हमें डिस्कस करना है. अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो इसके लिए स्पेशल चैप्टर भी है, लेकिन यहाँ भी हम जरूर जानेंगे अच्छे से कि जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे मीथेन बनाया है, इसे हम क्या कहते हैं? मीथेन. क्लास 10th में आपने मीथेन को बहुत अच्छे से समझा होगा, जहाँ पे चार हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होते हैं और कार्बन सेंट्रल एटम होता है. सब कुछ समझेंगे. तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया जाता है. अब डेरिवेटिव है तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन रिलेटेड टू हाइड्रोकार्बन होगा, राइट. ठीक है, सिर्फ हाइड्रोकार्बन पे कहानी नहीं खत्म होती है. अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं. अब बात करते थे शेप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. शेप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स को समझेंगे. क्यों? क्योंकि यार एक बात बताओ, जो भी कंपाउंड बनेगा वो कार्बन के साथ इंटरलिंक होगा, तो यार उसका शेप कैसा होगा, वो कार्बन के साथ क्यों कंबाइन हो रहा है, अगर हो रहा है तो कार्बन के साथ कॉम्बिनेशन कैसा होगा, यही सब कुछ हमें जानना है. अब एक से पहले आपको कार्बन को समझना पड़ेगा. देखो, कार्बन जो होता है, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो कार्बन जो होता है अपना, वो कैसा होता है? कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, राइट. कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो ये 6 मैंने लिख दिया. अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन करते हो तो वो आता है 1s2 2s2 और 2p6. अच्छा, अब 2p6 में आप कितने भरोगे? महज 2 ही भरोगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे नोटिस करो 2 हो चुका है, 2 हो चुका है, तो 2 तो 4 हो गए और 2 6. यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर भी 6 ही है. अब p ऑर्बिटल को कंसीडर करते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है. तो जब p ऑर्बिटल को कंसीडर करना, तो यहाँ पे मैं एक ऑर्बिटल बनाने की कोशिश करता हूँ. ये रहा आपका, ठीक है. अब यार यहाँ पे बना लो 1 और 1 2, ठीक है. ये हो जाएगा आपका px, ठीक है. ये वाला हो जाएगा आपका px, ये वाला हो जाएगा आपका py और ये वाला हो जाएगा आपका pz, राइट. ये चीज़ें होगी. इस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? क्योंकि देखो s तो फुलफिल्ड है. अच्छा, क्योंकि ये टू जो है, 2 ऑर्बिट जो है उसमें s भी आ रहा है और p भी आ रहा है, तो आपको यहाँ पे s भी लेके चलना पड़ेगा. तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे मुझे s भी ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट. तो यहाँ पे मैं s भी ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है. अच्छा, ये क्या होगा? ये होगा आपका 2s, राइट. और ये सारे होंगे 2px 2py और 2pz. ओके. एस में तो भैया आपके 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड है, तो यहाँ पे 1 और 1 2, दूसरा भर दिया. जब बारी आती है पी की, तो पी में महज 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले आप कहाँ भरोगे? सबसे पहले आप इस वाले में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे. फिर उसके बाद कहाँ भरोगे? फिर इस वाले में फिल करोगे. तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया.
अब आप नोटिस करो ये तो पूरा ही खाली है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो टोटल वैलेंसी कितनी है इसके, मतलब टोटल कितने जगह खाली है इसके पास, 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, टोटल कितने हो गए 4। यानी कि ये 4 एटम्स जो है अपने साथ कंबाइन कर सकता है, कौन, कार्बन कंबाइन कर सकता है। तो जब भी कॉम्बिनेशन होगी यहाँ पे तो पी ऑर्बिटल में कॉम्बिनेशन हो रही है, ठीक है। तो जब पी ऑर्बिटल में कॉम्बिनेशन हो रही है और पी के तीनों में, पी जेड में भी, पी वाई में भी, पी एक्स में भी, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन मोस्टली कैसा होगा, sp3 ही होगा, ठीक है, मोस्टली sp3 होगा। यही चीज़ हमें समझनी है। तो अब आ जाओ अपने टॉपिक पे वापस, ठीक है, कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे वही हम पढ़ रहे थे, शेप ऑफ द कार्बन कंपाउंड, शेप कैसा बनेगा। तो इन ऑर्गेनिक और कार्बन कंपाउंड्स s एंड p ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व, जैसा मैंने बताया था वहाँ पे आपको, ठीक है, कि s भी इन्वॉल्व होता है और p भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, क्योंकि s भी 2 में ही है ना और p भी 2 में ही है। s में खाली नहीं वो अलग बात है, पर p में तो खाली है, p में x y z तीनों खाली है उसके, ठीक है। तो s और p दोनों ही इन्वॉल्व है यहाँ पे, राइट। अब इसको रब कर देता हूँ मैं यहाँ पे, आगे क्या लिखा हुआ है, दिस लेड टू 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विच आर sp3, एक तो sp3 बनता है जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है, यहाँ पे sp3 बनता है एक, दूसरा क्या बनता है, जब अल्केन्स का केस होता है, जब सिंगल बॉन्ड होता है तब sp3 बनता है। कैसे, जैसे ये कार्बन है ना, तो कार्बन के चारों तरफ एक सिंगल बॉन्ड हो गया तो ये sp3 बनेगा, ठीक है। कैसे sp3 बनेगा भैया, एक तरफ तो px कंबाइन हो जाएगा, दूसरा तरफ py कंबाइन हो जाएगा, pz कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। sb जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, वापस वहाँ लेके चलता हूँ, देखो ये चीज़ है ना। तो आपको पता है कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड का केस आपको पता है, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड आप जानते हो। तो होगा क्या कि अगर S जो है वो हाफ फिल्ड भी होगा तो भी बहुत अच्छे से स्टेबल रह सकता है। अब ये ना तो फिलहाल हाफ फिल्ड है ना ही फुल फिल्ड है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जंप करा देगा। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, समझो इसको, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन में रब कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ये पूरा ही हटा देता हूँ यार यहाँ से, ठीक है। तो पहले अब S में भरते हैं यार, S में एक भर दो और एक यहाँ जंप करा दो। अब हुआ क्या कि ये चारों के चारों एलिजिबल है कॉम्बिनेशन के लिए, तो यहाँ से तो S पार्टिसिपेट करेगा यहाँ से, और यहाँ से P के PX, यहाँ से नोटिस करो यहाँ से तीनों पार्टिसिपेट करेंगे, PX PY और PZ, ठीक है। तो इस तरीके से ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि भाई P का 2 ही पार्टिसिपेट कर रहा होता है, ठीक है, जब डबल बॉन्ड बनाते हैं तो, क्योंकि P आपस में बॉन्ड बना लेता है किसी के साथ, तो वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो जब सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, जब डबल बॉन्ड होगा तो sp2 हो जाएगा। यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे आते हैं वापस, राइट। तो sp3 कब होता है, अल्केन्स के केस में। अल्कीन्स जब डबल बॉन्ड होता है तो sp2 होता है, ठीक है। जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो भैया वहाँ पे जो अपना p है ना, ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्या होता है, जब ये p है तो p का ये वाला और ये वाला, अच्छा ठीक से करते हैं इसको, ओके राइट, ये देखो बच्चों, ये हो गया, ठीक है, वही कलर अच्छा था, ओके। तो p में एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, और ठीक है बस यहीं पे, ये तो पूरा ही खाली होता है, ये तो पूरा ही वैकेंट होता है। अब अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं यहाँ पे, तो sp कैसे होता है, देखो s जो है आपका, जो s है वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही है, क्योंकि हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड में स्टेबल है, ये हाफ फील्ड है, एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से जंप करके यहाँ दे चुका है इस वाले को, ठीक है। अब होगा क्या कि जब ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, जब ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहाँ पे हमें ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, अल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये वाला S जो है वो तो कंबाइन होता ही है भाई, S को तो करोगे ही सबसे पहले। P के 2 जो है ना वो आपस में ही कंबाइन हो जाते हैं, मतलब जिसके साथ भी कंबाइन हो रहा है वो आपस में डबल बॉन्ड बन जाता है ना, इसलिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाता है, तो P का ये और P का ये कंबाइन हो जाता है, तो बच गया ये और ये, सिर्फ यही दोनों जो है एक्चुअल में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये तो डबल बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये और ये पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp रह जाती है, ठीक है, ना ही sp3 ना ही sp2। और डबल और सिंगल का भी वही केस होता है, डबल में ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, ये नहीं करता, और सिंगल में तीनों ही पार्टिसिपेट करते हैं और S तो ऑब्वियसली करेगा। तो ये आपको मैंने क्रिस्टल क्लियर कर दिया यहाँ पे किस तरीके से इनका शेप डिसाइड होता है, ठीक है। तो शेप पे कभी भी क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पे अच्छे से आंसर करना। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप का। अब नाम से ही क्लियर है, फंक्शनल, कोई ऐसा ग्रुप जो कार्यरत होगा, फंक्शन करेगा, कुछ स्पेशल फंक्शन करके दिखाएगा। जैसे मान लो कि आपके पास एक प्लास्टिक की बोतल है, ठीक है, अब मैं प्लास्टिक की बोतल की बात कर रहा हूँ, प्लास्टिक की बोतल, अब वो बोतल जो है वो अभी उसमें आप कोल्ड ड्रिंक है, कुछ दिनों बाद वो बोतल जो है कोल्ड ड्रिंक ख़त्म हो जाती है, तो उस बोतल में आप मनी प्लांट लगाते हो। तो जो आपने मनी प्लांट लगाया है, मनी प्लांट लगाने से क्या हुआ, मनी प्लांट लगाने से बोतल का जो फंक्शन है वो चेंज हो गया, ठीक है। एक मनी प्लांट, उस मनी प्लांट जो है वो ग्रुप का काम करेगा, किसका काम करेगा, ग्रुप का, और उस बोतल का पूरा पूरा फंक्शन चेंज हो गया। अब वो एक तरीके से किसकी तरह काम आएगा, गमले के काम में आ गया आपका, तो पूरा फंक्शन बदल गया। कंपाउंड वही था, बोतल ही आपके पास कंपाउंड है, बोतल ही अभी मेन चीज़ है, लेकिन बोतल में अब थोड़ी सी चेंजेस कर गए ना आप कोल्ड ड्रिंक की जगह आप मनी प्लांट डाल रहे हो, तो वो उस,
क्योंकि मनी प्लांट एक ग्रुप का काम कर रहा है, वहाँ पे एक नया ग्रुप ऐड कर दिया तो उसकी पूरी फंक्शनैलिटी बदल गई। ये होता है फंक्शनल ग्रुप। केमिस्ट्री के हिसाब से समझते हैं, वो तो चलो एग्जाम्पल था, ठीक है। अब अगर आप केमिस्ट्री के हिसाब से समझने की कोशिश करोगे तो फंक्शनल ग्रुप आर द एटम और द ग्रुप ऑफ एटम, या तो वो एटम होता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम होता है जिसको हम स्पेसिफिक मैनर में ज्वाइन करते हैं ताकि वो डिटरमाइन कर सके केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब मान लो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मान लो मीथेन है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक चीज़ हटा दूंगा, एक हाइड्रोजन हटा दूंगा और कोई दूसरा ग्रुप या फिर एक एटम उठा के डाल दूंगा, जैसे कि इसको अब वहीं पे चल के समझते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो सपोज करो बच्चों कि ये मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब यार यहाँ से ना मैंने क्या किया कि ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया यहाँ से, इस हाइड्रोजन को मैंने रिमूव कर दिया और यहाँ पे मैंने OH जोड़ दिया, ठीक है, OH जोड़ दिया यहाँ पे। तो इस OH के आ जाने से, इस OH के आ जाने से इस पूरे इसकी फंक्शनैलिटी बदल गई। अब नया नाम क्या हो गया, इसका नया नाम हो गया CH3OH विच इज़ एल्कोहल। एल्कोहल, पहले मीथेन था और अभी एल्कोहल बन गया। तो पूरी प्रॉपर्टी बदल गई इसकी, देख रहे हो। बेसिक तो वही है CH3, तो बेसिक्स तो सेम ही है, बस एक ग्रुप ऐड हुआ है यहाँ पे। तो OH यहाँ पे हमारे लिए क्या है, OH इज़ अ ग्रुप, राइट, OH इज़ अ ग्रुप, ठीक है। और इस ग्रुप के आ जाने से इसकी पूरी फंक्शनैलिटी बदल गई, तो इसी को कहते हैं हम फंक्शनल ग्रुप। अब ये नॉर्मल ग्रुप नहीं है बच्चों, ये फंक्शनल ग्रुप है, एक काम करा रहा है। अब एरा गैरा ग्रुप लाओगे और वो काम नहीं करेगा तो उसे फंक्शनल ग्रुप मत कहना। तो बड़े सेलेक्टेड ग्रुप ऐड किए जाते हैं जो फंक्शन कर पाए ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ये चीज़ समझ गए आप लोग अच्छे से। चलो ओके, देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया, एग्जांपल आर हाइड्रोक्साइल ग्रुप, जो OH है ना उसको ऑर्गेनिक में हाइड्रोक्साइल ग्रुप कहते हैं। सब कुछ अच्छे से स्टडी करेंगे क्या होता है एक एक चीज़। एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप है, COH है। तो ये सारी चीज़ें आपने 10th में भी पढ़ी होगी, इसको भी दोबारा रिकैप करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये ना OH जब ऐड किया तो ये फंक्शनल ग्रुप है, इस पूरे कंपाउंड में आके इसकी फंक्शनैलिटी बदल के जा रहा है OH। तो ये नॉर्मल ग्रुप नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप है, राइट। इसी तरीके से NH2 जो है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो ये NH2 ऐड किया हम लोगों ने। तो ये NH2 जो आया, एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा के और वहाँ पे क्या ऐड हो गया, NH2 ऐड हो गया। तो इसने इस पूरे की फंक्शनैलिटी बदल गई, तो ये फंक्शनल ग्रुप है। दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप, राइट। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट इज योर होमोलोगस सीरीज। होमो मतलब एक जैसे, होमो मतलब होता है एक जैसे, सेम टू सेम, ठीक है। होमो वर्ड का मतलब यही होता है। और सीरीज, अगर एक जैसे ही कुछ दिखने वाले उनकी सीरीज बन जाएगी तो उसे हम कहेंगे होमोलोगस सीरीज। अच्छा, अब पढ़ते हैं आगे। होमोलोगस सीरीज में बी डिफाइन एज अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। होमोलोगस सीरीज जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के ही फैमिली का मेंबर होता है। भैया फैमिली के मेंबर से बाहर थोड़ी निकालोगे, फिर एक जैसे थोड़ी दिखेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि एक अल्केन का सीरीज चला रहे हो उसमें 4-5 अल्कीन्स घुसा दिया आपने, ऐसा नहीं कर सकते। तो होमोलोगस सीरीज में बी डिफाइन एज अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा। अगर मान लो किसी के साथ OH है तो फिर आगे OH ही कंटिन्यू होगा, आप कुछ और नहीं लगाओगे। चलो, तो सेम फंक्शनल ग्रुप, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर है। अब यार अल्कोहल है तो सारे ही अल्कोहल ही रहेंगे ना फिर। एंड द सक्सेसिव मेंबर डिफर फ्रॉम ईच अदर बाई CH2 यूनिट्स। अब ये इंटरेस्टिंग है समझने का, इसको वापस चलते हैं रफ स्लाइड में समझते हैं हम लोग। तो हम अपना रफ स्लाइड निकाल लेते हैं। आजा भैया, बहुत बढ़िया रफ स्लाइड भी आ गए हैं। चलिए गाइस देखो, हमारे पास अगर अल्कोहल है, मान लो सबसे पहला है CH3OH, उसके बाद आ जाएगा C2H5OH, फिर आ जाएगा आपका C3H5OH, फिर आ जाएगा आपका C4H5OH। तो बच्चों आप यहाँ पे नोटिस करो कि एक एक कार्बन बढ़ रहा है। एक कार्बन यहाँ पे एक था, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। तो कार्बन एटम कितना बढ़ रहा है, 1, राइट। अब हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 7 आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा बेटा 7 और यहाँ पे आएगा 9, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोटिस करो कि 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9। तो हाइड्रोजन कितने बढ़ रहे हैं बच्चों, हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं 2, यानी कि इसको CH2 लिख दूंगा। तो CH2 के साथ सक्सेसिव इंक्रीज कर रहा है, ये नहीं कि अचानक यहाँ पे 9 कर दोगे, 12 कर दोगे, नहीं। अगर एक कार्बन बढ़ेगा तो 2 ही हाइड्रोजन बढ़ेगा। तो इस पूरे सीरीज को आप क्या कहोगे, होमोलोगस सीरीज, जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप है, OH हर जगह सेम फंक्शनल ग्रुप, और सक्सेसिव कार्बन एटम 1 से और हाइड्रोजन एटम 2 से इंक्रीज करेंगे। तो ये बात भी आप समझ गए अच्छे से, तो आपको होमोलोगस सीरीज भी आ गया समझ में, ठीक है। तो यही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहने वाला है। अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा ये भी हम समझेंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। नेमिंग कैसे करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देना आप लोग इस पर। तो जब नेमिंग की बात की जाती है बच्चों, तो बिफोर IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, हम IUPAC पढ़ेंगे क्या होता है। जब ये हम लोग खुद से नेमिंग करते हैं उसे IUPAC कहते हैं, ठीक है, ओके।
तो जब IUPAC नहीं आया था उससे पहले लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का, खासकर किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे रखते थे, तो उसका नाम कैसे रखते थे, वो सोर्स ऑफ ओरिजिन पे रखा जाता था, जहाँ पे उनको मिला ना जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है उसके बेस पे नाम रखा जाता था। अब एग्जांपल देखो, जैसे यूरिया की बात की जाए, यूरिया एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। यूरिया जो है वो बहुत ही तगड़ा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, सबसे पहले डिस्कवरी वही हुआ था। इसका नाम यूरिया ही क्यों रखा गया, क्योंकि ये मैमल्स के यूरिन से ऑब्टेन होते हैं, समझ रहे हो। एक तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओके, तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसमें कार्बन के कुछ अंश मिलेंगे और मिलते भी है यूरिया में, या फिर हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे। अब इस यूरिया को जब इसका नाम रखा गया क्योंकि मैमल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, मैमल्स सॉरी यूरिन है मैमल्स के, इसलिए इसका नाम यूरिया रखा गया। तो देख रहे हो सोर्स ऑफ ओरिजिन के हिसाब से नाम रखा जाता था। इसी तरीके से फॉर्मिक एसिड जब इसको एक्सट्रैक्ट किया गया तो ये रेड आंट्स के, मतलब जो चीटी, लाल चीटी होती है ना, वहाँ से मिला, तो इसे हम फॉर्मिका कहते हैं। तो इसका जो नेम था वो फॉर्मिका रख दिया गया, राइट। तो अभी देखो ऐसे तो नाम याद रखना बहुत कठिन हो जाएगा, इसी के लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसका नाम होगा IPSC सिस्टम। इसको भी हम पढ़ेंगे आगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो CH4 का नाम है मीथेन। अब मीथेन ना कॉमन नेम है, यहाँ देखो कॉमन नेम है, यहाँ पे कंपाउंड्स के बारे में बोला गया है। तो इधर कंपाउंड्स आपके, ठीक है, इधर जो है इधर हम कंपाउंड्स पढ़ेंगे और इधर हम कॉमन नेम पढ़ेंगे, इधर नेम पढ़ेंगे, राइट। तो मैं क्यों ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, तो आप सब समझदार हो। CH4 को यहाँ पे मीथेन बोलेंगे, इसको हम N ब्यूटेन बोलेंगे, इसको आइसोब्यूटेन बोलेंगे, इसको नियोपेंटेन बोलेंगे, प्रोपाइलिक अल्कोहल, बहुत सारे नाम है, देख रहे हो। क्लोरोफॉर्म बोल रहे हैं CHCl3 को, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी याद रखना यहाँ पे, ठीक है, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको। आगे एसिटिक एसिड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसिटिक एसिड, ठीक है। उसके बाद बेंजीन C6H6, यार कितना इंपॉर्टेंट है, 9th में भी पढ़ा था आप लोगों ने। एनिसोल, ये सारी चीज़ें। तो आई होप कि आपको लेक्चर इंटरेस्टिंग लग रहा हो। अगर लेक्चर इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर देना, इस वीडियो को, और इसके नोट्स भी बना लेना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं IUPAC सिस्टम। यार लोग थक गए थे। थक किस बात पे गए थे कि यार सोर्स ऑफ ओरिजिन से कब तक नाम रखेंगे, कोई कुछ रख देगा, कोई कुछ रख देगा, एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। उसके लिए क्या लाया गया, IUPAC सिस्टम लाया गया। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बहुत ज़्यादा जो है ये वैलिड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग है ना, उसको 3 कैटेगरी में, मतलब 3 तरीके से हम नेमिंग करते हैं। अब 3 टाइप्स नहीं होते हैं, 3 हिस्से होते हैं उसके। पहला वर्ड रूट पहचानना है, सफिक्स और प्रीफिक्स। अब ये क्या होता है ये भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले वर्ड रूट की बात करते हैं। वर्ड रूट, राइट। वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट है प्रिंसिपल चेन में, यानी कि जो मेन चेन होगा ना, जो मेन चेन होगा कार्बन का, आपने देखा होगा ऐसे लॉन्गेस्ट चेन बनते कार्बन 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 के, ठीक है। तो ये जो मेन चेन है इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है, फिलहाल कितने प्रेजेंट है, 1 2 3 4, तो आंसर हो गया 4। तो ये वर्ड रूट आपको पहचानना है कि कार्बन आइटम कितने प्रेजेंट है, ओके। अब देखो फॉर स्पेशल वर्ड रूट, देखो मैथ के केस में जब एक कार्बन, पूरे चेन में एक ही कार्बन हो तो मैथ नाम देते हैं, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, और 4 है तो ब्यूट। देखो अपना 4 है यहाँ पे एग्जाम्पल में, तो अपने को क्या नाम देना चाहिए, ब्यूट नाम देना चाहिए। तो बच्चों यही है। अब ऑर्गेनिक के लेक्चर्स जो है वो 3 पार्ट में आएंगे। आज पार्ट नंबर 1 खत्म हो गया, पार्ट 2 और 3 जो है कल और परसों आएगा, ठीक है। चलो बाय।